हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल एग्जाम्स पर। अगर आप सीटेट की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हैं, सोशल साइंस, ठीक है, यानी एसएसटी। तो सीटेट में एसएसटी से कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं, कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यानी जिस हिसाब से एनसीईआरटी में जो जब आपने एनसीईआरटी पढ़ी होगी तो आपको क्वेश्चंस का नहीं पता होगा कि कैसे कैसे क्वेश्चन सीटेट में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये देखिए, ये जो आपका जो है सोशल साइंस का, ये सीटेट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है। ठीक है, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है। ठीक है, अब आप इसमें देख सकते हैं कि एसएसटी में कैसे कैसे सीटेट क्वेश्चन पूछता है। तो देखिए, ये जो एग्जाम हुआ था आपका 23 जनवरी, ठीक है, यहाँ पे आपका एग्जाम डेट दिया गया है 23 जनवरी 2023, यानी जो 30 जनवरी को आपका ऑनलाइन एग्जाम हुआ था उसका ये क्या है, क्वेश्चन पेपर है। ठीक है, क्वेश्चन पेपर है। तो देखिए कैसे कैसे क्वेश्चन पूछता है सीटेट। अगर आपने एनसीईआरटी सही से पढ़ी होगी तो आपको इन सब का आंसर भी आता होगा। ठीक है, और आपके एग्जाम में सिर्फ 10 दिन रह गए हैं तो आपको सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस सेट की ज़रूरत है। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है एसएसटी का सीटेट के लिए, कि पहला क्वेश्चन है आपका, कौन से बौद्ध साहित्य में बौद्ध संघ के लिए बनाए गए नियमों का वर्णन मिलता है। ऐसा कौन सा है जो बौद्ध साहित्य कौन सा है कि बौद्ध संघ के जो बनाए गए नियम हैं उनका वर्णन किस में मिलता है, ये बताना है आपको। ठीक है, पहला ऑप्शन दिया है सूत पिटक में, दूसरा ऑप्शन है विनय पिटक में, तीसरा ऑप्शन है अभिधम पिटक में, और चौथा ऑप्शन है आपका बुद्ध चरित्र में। तो इसमें राइट आंसर क्या होगा, तो राइट आंसर आपका होगा विनय पिटक में मिलता है। ठीक है, उसके बाद है आपका, ये आपका जो व्याख्या दिया है, ये व्याख्या मैं नहीं करवाऊंगी क्योंकि आपके सिर्फ 10 दिन एग्जाम को रह गया और सबसे ज़्यादा आपको प्रैक्टिस सेट की ज़रूरत है। ठीक है, तो आप लोग ये एक बार में पढ़ सकते हैं। ठीक है, उसके बाद सिर्फ मैं क्वेश्चन आंसर करवाऊंगी कि क्वेश्चन आंसर कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, आपका प्रैक्टिस सेट होगा। तो देखिए दूसरा क्वेश्चन है आपका, जो दूसरा क्वेश्चन है, कन्नौज नगर निम्नलिखित वंशों में से कौन से वंशों के बीच में विवाद का केंद्र बिंदु था। जो मतलब जो कन्नौज नगर है, ठीक है, उनमें से कौन सा ऐसा वंश था जो कि विवाद का केंद्र बना हुआ था। ठीक है, तो देखिए पहला ऑप्शन है आपका प्रतिहार, राष्ट्रकूट और पाल, दूसरा है आपका राष्ट्रकूट, पाल और पल्लव, तीसरा दिया आपका पल्लव, पाल और प्रतिहार, चौथा है आपका राष्ट्रकूट, प्रतिहार और पल्लव। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर आपका हो जाएगा प्रतिहार। ठीक है, प्रतिहार, राष्ट्रकूट और पाल। ठीक है, ये क्या है आपके जो विवाद का केंद्र थे, जो वंश विवाद का केंद्र थे कन्नौज नगर में, जो वंश विवाद का केंद्र थे, कौन कौन से वंश थे, तो प्रतिहार, राष्ट्रकूट और पाल वंश थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका देखिए, मिस्र के रोसेट्टा नाम के कस्बे में एक उत्कीर्णित पत्थर मिला है, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा उस पर उत्कीर्णित है। यानी जो मिस्र के रोसेट्टा नाम का कस्बा है उसमें एक उत्कीर्णित पत्थर, यानी उस पर कुछ लिखा हुआ है। ठीक है, वो कौन सी भाषा में लिखा हुआ है ये बताना है। ठीक है, तो देखिए पहला ऑप्शन है आपका दिया है रोमन में, दूसरा ऑप्शन है यूनानी में, तीसरा ऑप्शन है अरमाइक में, चौथा ऑप्शन है आपका लैटिन भाषा में। ठीक है, तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर यूनानी। ठीक है, यूनानी यानी ग्रीक भाषा में लिखा हुआ है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखिए यहाँ पे मैच द फॉलोइंग करना है कि क्या क्या है। तो देखिए पहला है दिया है, चोल राजा राजेंद्र प्रथम द्वारा 11वीं शताब्दी में बनाए गए विश्व मंदिरों के संदर्भ में निम्नलिखित का मिलान कीजिए और सही विकल्प का चुनाव कीजिए। ठीक है, क्या बताना है, जो चोल राजा राजेंद्र प्रथम थे तो उनकी 11वीं शताब्दी में बनाए गए विश्व मंदिरों के बारे में बताना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे मिलान करना है, तो इसमें दिया गया है, देखिए यहाँ पे पहला ऑप्शन है आपका पहला जो मिलान करना है वो है सूर्य पीटिका। तो सूर्य पीटिका कहाँ से किसने बनवाया था, सूर्य पीटिका। तो देखिए सूर्य पीटिका, जो सूर्य पीटिका वाला है वो आपका आएगा फोर्थ पे, यानी चालुक्यों से है। ठीक है, उसके बाद है नंदी मूर्ति किससे है, तो नंदी मूर्ति आपका हो जाएगा पूर्वी चालुक्यों से। ठीक है, नंदी मूर्ति किससे है, पूर्वी चालुक्यों से। अब उसके बाद है भैरव की प्रतिमा, तो भैरव की प्रतिमा कहाँ से है, तो कलिंगों से। ठीक है, और देखिए काली की मूर्ति कहाँ से है, तो पालों से है। ठीक है, ये इसका राइट आंसर होगा। राइट आंसर क्या होगा, सूर्य पीटिका क्या है, चालुक्यों से यानी फोर्थ, और नंदी मूर्ति क्या है, तो पूर्वी चालुक्यों से। ठीक है, यानी थर्ड, दूसरे का तीसरा। ठीक है, और सी ऑप्शन है भैरव की एक प्रतिमा, वो कहाँ से प्राप्त हुई है, कलिंगों से, यानी तीसरे का दूसरा। काली की मूर्ति यानी चौथे का पहला हो जाएगा। ठीक है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिखाया गया आपको, देखिए सूर्य पीटिका क्या है, चालुक्यों से है, नंदी मूर्ति क्या है, पूर्वी चालुक्यों से है, भैरव की एक प्रतिमा कलिंगों से है। ठीक है, काली की मूर्ति पालों से है। ठीक है, ये आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका,
निम्नलिखित में के दौरान सिखों के बारे में सत्य नहीं है। यानी जो ऐसा कौन सा कथन है जो 17वीं और 18वीं शताब्दी के दौरान सिखों के बारे में सत्य नहीं है, ये बताना है। कौन सा कथन जो सत्य नहीं है? तो देखिए पहला कथन दिया है आपका, सिखों ने अपने आप को पहले जत्थों में और बाद में मिसलों में संगठित किया था। ठीक है, उसके बाद दिया है आपका, उनकी संयुक्त सेनाएं दल खालसा कहलाती थी। ठीक है, तीसरा ऑप्शन है आपका, राखी व्यवस्था के तहत उन्होंने मुसलमानों से उनकी उपज का 20% कर के रूप में लेकर उन्हें संरक्षण प्रदान किया था। चौथा है आपका, गुरु गोविंद सिंह ने खालसा को इस विश्वास के साथ प्रेरित किया कि उनके भाग्य में शासन करना था, यानी राज करेगा खालसा। ठीक है, ऑप्शन दिया है आपका केवल ए और बी सही है। दूसरा ऑप्शन है आपका केवल ए बी सी सही है। तीसरा ऑप्शन है आपका ए बी डी सही है। चौथा ऑप्शन है आपका ए सी डी सही है। इसमें से कोई भी आंसर आपका गलत नहीं है। ठीक है, यानी इसमें से कोई सा भी कथन आपका गलत नहीं है। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन यहाँ पे गलत दे रखा है। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन जो है यहाँ पे गलत दे रखा है। इसमें से कोई सा भी कथन जो गलत नहीं है। ठीक है, देखिए लिखा है यहाँ पे, 17वीं शताब्दी के दौरान सिख एक राजनीतिक समुदाय के रूप में गठित हो गए थे। गुरु गोविंद सिंह ने 1699 ईस्वी में खालसा पंथ की स्थापना की थी। 1708 ईस्वी में गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु के बाद बंदा बहादुर के नेतृत्व में खालसा ने मुगल सत्ता के खिलाफ विद्रोह किया था। 18वीं शताब्दी में कई योग्य नेताओं के नेतृत्व में सिखों ने अपने आप को पहले जत्थों में और बाद में मिसलों में संगठित किया। इन जत्थों और मिसलों की संयुक्त सेनाएं दल खालसा कहलाती थी। ठीक है, सिखों ने राखी व्यवस्था स्थापित की, जिसके अंतर्गत किसानों से उनकी उपज का 20% कर के रूप में लेने के बदले में उन्हें संरक्षण प्रदान किया जाता था। गुरु गोविंद सिंह ने खालसा को प्रेरित किया कि शासन उनके भाग्य में है, यानी राज करेगा खालसा। यानी चारों ऑप्शन आपके सही हैं। अब देखिए यहाँ पे नोट में दिया गया है आपको कि दिए गए विकल्पों में से सभी विकल्प सिख समुदाय के बारे में सही है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, सिख समुदाय के बारे में सही है, अतः कोई भी उत्तर विकल्प सही नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका है, वीरशैव आंदोलन की स्थापना किसने की थी? जो वीरशैव आंदोलन हुआ था उसकी स्थापना किसने की थी? पहला दिया आपका ज्ञानेश्वर, दूसरा दिया है आपका शंकर, तीसरा है आपका बसवाना, चौथा है आपका रामानुज। तो किसने किया था? तो बसवाना ने। ठीक है, देखिए इसमें पढ़ लेते हैं कि वीरशैव आंदोलन होता क्या है। तो देखिए 12वीं शताब्दी में कर्नाटक में एक नवीन आंदोलन का उद्भव हुआ, जिसका नेतृत्व बासवन्ना यानी 1106 से 68 नामक एक ब्राह्मण ने किया था। बासवन्ना कुलचुरी राजा के दरबार में मंत्री थे। इनके अनुयायी वीरशैव यानी शिव के वीर एवं लिंगानुपात लिंग धारण करने वाले कहलाए। ठीक है, उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा आदिवासी समुदाय उड़ीसा के जंगलों में रहता है? अब ऐसा कौन सा आदिवासी समुदाय है जो उड़ीसा के जंगलों में रहता है, ये बताना है। तो पहला दिया है खोड़, दूसरा है आपका मुंडा, तीसरा है आपका गोंड, तीसरा है आपका खासी। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? खोड़। ठीक है, उसके बाद है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, चोल अभिलेखों में उल्लेखित इन शब्दों को देखिए और सही उत्तर चुनिए। ठीक है, जो चोल अभिलेख है उसमें से आपको इन शब्दों को देखना और सही उत्तर का चयन करना है। ठीक है, पहला दिया आपका वेलन वगाई, दूसरा है आपका देवदान, तीसरा आपका पल्ली चंदम, चौथा है आपका शाला भोग। ठीक है, तो इसमें देखिए ऑप्शन दिया है आपका, ऑप्शन यहाँ पे है सभी 4 भूमि की श्रेणियां हैं, दूसरा ऑप्शन है आपका चारों माप की इकाइयां हैं, तीसरा आपका सभी 4 प्रकार के कर है, चौथा है आपका चारों मंदिर के महत्वपूर्ण अंग है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सभी 4 भूमि की श्रेणियां हैं। ठीक है, ये जो चारों दिया है आपको यहाँ पे देखिए ऑप्शन में दिया है, जो यहाँ पे दिया है ये आपके क्या है, चारों भूमि की जो भूमि है उनके हैं, उन भूमि की 4 श्रेणियां होती हैं। ठीक है, उसके बाद है आपका राजा राममोहन राय के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? जो राजा राममोहन के राय के बारे में जो कथन है उसमें इसमें से आपको छांटना है कि कौन सा कथन सही नहीं है। ठीक है, तो देखिए पहला आपका दिया है उन्होंने ब्रह्मो समाज नाम से एक सुधारवादी संगठन बनाया था। ठीक है, दूसरा दिया है वह भारत में पश्चिमी शिक्षा के प्रसार के विरुद्ध थे। ठीक है, तीसरा दिया है आपका उन्होंने सती प्रथा के खिलाफ मुहिम छेड़ी थी। चौथा है आपका वह महिलाओं के लिए और अधिक स्वतंत्रता और समानता के पक्षधर थे। ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, ये आपका सही नहीं है। ठीक है, वो भारत में पश्चिमी शिक्षा के प्रचार के विरुद्ध में थे। ठीक है, ये गलत है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कथन और कारण पढ़ना है। ठीक है, तो देखिए कथन और कारणों का चयन करना है। तो अभिकथन क्या दिया गया है? 19वीं सदी के भारतीय समाज के बारे में है। ठीक है, जो 19वीं सदी के भारतीय समाज था, ठीक है, उसके बारे में आपको बताना है। ठीक है, तो देखिए अभिकथन क्या है?
अभी कथन है, जाति व्यवस्था के विरोध में उठे आंदोलन के प्रतिक्रिया में रूढ़िवादी हिंदू समाज ने भी सनातन धर्म सभा तथा ब्राह्मण सभा जैसे संगठन स्थापित किए थे। कारण देख लीजिए, कारण है आपका, कारण लिखा है, इन संगठनों का मकसद यही था कि हिंदू धर्म में जातीय ऊंच नीच को महत्व दिया जाता है, उस पर कोई आंच न आए, तथा वे साबित करना चाहते थे कि इस बात को धार्मिक ग्रंथों में भी मान्यता मिली हुई है। ठीक है, अब इसमें आपको बताना है कि कौन सा आंसर सही है। तो पहला आंसर दिया है ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या करता है। ठीक है, दूसरा दिया है आपका ए और आर, लेकिन ए और आर सही है, लेकिन ए की आर सही व्याख्या नहीं करता है। ठीक है, तीसरा दिया है आपका ए सही है लेकिन आर गलत है। चौथा दिया है आपका ए और आर दोनों गलत है। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर आपका होगा ए और आर दोनों सही है और ए की आर सही व्याख्या करता है। ठीक है, उसके बाद जो क्वेश्चन है देखिए, उसके बाद तो जो क्वेश्चन है ये है, समाज सुधारक हरिदास ठाकुर और ई.वी. रामास्वामी नैयर के विषय में कौन सा कथन सत्य है। जो समाज सुधारक थे हरिदास ठाकुर और ई.वी. रामास्वामी नैयर के विषय में कौन सा कथन सत्य है, ये बताना है। ठीक है, दोनों ने समाज में भेदभाव का पहला कथन है जो दिया है, दोनों ने समाज में भेदभाव सामना कर रहे जाति समूहों के लिए कार्य किया था। ठीक है, दूसरा है आपका, दोनों ब्राह्मणों के उन ग्रंथों के विरुद्ध थे जो जाति प्रथा के समर्थक थे। ठीक है, अब इसमें बताना है कौन सा आंसर सही है आपका। तो ए और बी दोनों सत्य है, ए ऑप्शन है। बी ऑप्शन है आपका ए और बी दोनों असत्य है। ठीक है, तीसरा ऑप्शन है आपका ए सत्य है किंतु बी असत्य है। चौथा दिया है आपका ए असत्य है किंतु बी सत्य है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर ए और बी दोनों सत्य है। ठीक है, यानी ये दोनों ही क्या करते थे, ब्राह्मण के ग्रंथों के विरुद्ध थे जो जाति प्रथा के समर्थक थे। ठीक है, और क्या करते थे कि समाज में जो भेदभाव का सामना कर रहे थे जाति समूहों का, उन्होंने कार्य किया था। ठीक है, उसके बाद जो क्वेश्चन है देखिए यहाँ पे है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के संदर्भ में अभिकथन ए तथा कारण आर को पढ़ें और सही उत्तर का चयन करें। तो देखिए आपके सीटेट में जो है वो ऐसे सेम टू सेम ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो देखिए अभी कारण दिया है, 1885 में देश भर के प्रतिनिधियों ने मुंबई में सभा करके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी। ठीक है, 1885 में देश भर के प्रतिनिधियों ने क्या किया था, मुंबई में सभा करके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी। ठीक है, दूसरा कारण दिया है आपका, सेवानिवृत्त ब्रिटिश अफसर ए ह्यूम ने विभिन्न क्षेत्रों के भारतीयों को साथ लाकर कांग्रेस में अहम भूमिका अदा की थी। ठीक है, बनाने में अहम भूमिका अदा की थी। ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन है आपका ए और आर दोनों सही किंतु आर ए की व्याख्या करता है। बी ऑप्शन है आपका ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। तीसरा है आपका ए सही है किंतु आर गलत है। चौथा है आपका ए गलत है किंतु आर सही है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर आपका होगा कि ए आर दोनों सही है परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने गांधी महाराज की जय का नारा दिया था। ठीक है, निम्नलिखित में से किसने गांधी महाराज की जय का नारा दिया था, इसमें बताना है। तो कौन है, मिल मजदूरों ने, दूसरा है आपका चाय बागान मजदूरों ने, तीसरा है आपका नील की खेती करने वाले मजदूरों ने, चौथा है आपका किसानों ने। तो किसने दिया था ये नारा, तो दिया था चाय बागान मजदूरों ने। ठीक है, क्यों दिया था, तो देखिए यहाँ पे दिया है, असम में गांधी महाराज की जय का नारा असम के चाय बागान मजदूरों ने दिया था। असम में चाय बागान मजदूरों ने अपनी तनख्वाह में इजाफे की मांग गांधी महाराज की जय के नारे लगाते हुए शुरू की तथा अंग्रेजी स्वामित्व वाले बागानों की नौकरी छोड़ दी थी। ठीक है, उसके बाद देखिए क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल थे। जो स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल थे वो कौन थे, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन दिया है, देखिए ऑप्शन है आपका जवाहरलाल नेहरू, दूसरा है आपका श्री राजगोपालचारी, तीसरा है आपका सरदार वल्लभ भाई पटेल, डी है आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, जो स्वतंत्र भारत के गवर्नर जनरल थे वो कौन थे, सी राजगोपालचारी थे। ठीक है, उसके बाद है कथन और कारण, यानी देखिए कथन ए बी और सी एक ग्रह की विशेषताओं का वर्णन करते हैं, उस ग्रह की पहचान करना है। ठीक है, जो ए बी और सी जो है कथन वो क्या है, एक ग्रह की विशेषताओं का वर्णन करते हैं, उस ग्रह की पहचान करना है आपको। ठीक है, उस ग्रह का नाम बताना है। पहला देखिए कथन है, सूर्य से दूरी के हिसाब से ये तीसरा ग्रह है। ठीक है, दूसरा आपका आकार में ये पांचवा ग्रह है। ठीक है, तीसरा कह रहा है कि ये ध्रुवों के पास थोड़ी चपटी होती है। ठीक है, तो ये किसके बारे में बात कर रहा है, इसमें तो आपको पता चल ही गया होगा। ठीक है, तब भी देखिए ऑप्शन देख लेते हैं, आपका मंगल, दूसरा आपका बुध, तीसरा आपका शुक्र और चौथा आपका पृथ्वी। ठीक है, तो देखिए
पृथ्वी के बारे में ये बात हो रही है। क्यों? क्योंकि देखिए सूर्य से दूरी के हिसाब से ये तीसरा ग्रह है। तो आपको पता है कि सूर्य से दूरी के हिसाब से पहले क्रम में क्या आता है? बुध, शुक्र और पृथ्वी, यानी तीसरे नंबर पे कौन सा ग्रह आता है? पृथ्वी आती है। आकार में ये पांचवा ग्रह है, यानी जो आकार में देखा जाए सभी 8 ग्रहों में, तो ये आकार की दृष्टि से ये पांचवा ग्रह होता है। ठीक है, ये ध्रुवों के पास थोड़ी चपटी होती है। ठीक है, सबको पता है कि ध्रुवों के पास थोड़ी चपटी होती है। तो किसके बारे में बात हो रही है? तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? पृथ्वी। ठीक है, राइट आंसर इसका पृथ्वी हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद है आपका भारत में केंद्र सरकार के कार्यकलापों के खुलने का समय 9 पूर्वाह्न यानी भारतीय मानक समय है। गांधीनगर के समीप 72 डिग्री 45 मिनट पूर्वी देशांतर पर और पटना के समीप 85 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित केंद्र सरकार के कार्यालयों के खुलने का स्थानीय समय क्या होगा? ठीक है, क्वेश्चन देखिए, दोबारा पढ़िए कि भारत में केंद्र सरकार के कार्यालयों के खुलने का समय 9 पूर्वाह्न यानी भारतीय मानक समय है। गांधीनगर के समीप 72 डिग्री 45 मिनट पूर्वी देशांतर पर और पटना के समीप 85 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित केंद्र सरकार के कार्यालयों के खुलने का स्थानीय समय क्या होगा? ठीक है, ऑप्शन देखिए, ऑप्शन दिया है आपका, ऑप्शन जो है आपका दिया है, पहला ऑप्शन है 9:39 पूर्वाह्न और 8:50 पूर्वाह्न क्रमशः। ठीक है, दूसरा ऑप्शन है 8:50 पूर्वाह्न और 9:39 पूर्वाह्न क्रमशः। ठीक है, तीसरा ऑप्शन है आपका 8:21 पूर्वाह्न और 9:10 पूर्वाह्न। ठीक है, उसके बाद दिया आपका दिया है 9:10 पूर्वाह्न और 8:21 पूर्वाह्न। तो राइट आंसर इसका क्या होगा? राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 8:21 पूर्वाह्न और 9:10 पूर्वाह्न। ठीक है, देखिए समझते हैं यहाँ पे। हम सभी जानते हैं कि पृथ्वी अपनी धुरी पर पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है। पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती हुई 360 डिग्री देशांतर अर्थात एक चक्कर 24 घंटे में पूरा करती है। इस प्रकार, ठीक है, इस प्रकार सूर्य पूरब से पश्चिम प्रति घंटा 15 देशांतर या 4 मिनट में एक देशांतर को पार कर देता है। भारत के मानक समय का निर्धारण 82 डिग्री 30 मिनट पूरब से किया जाता है। भारतीय मानक समय IST यानी ग्रीनविच माध्य समय यानी GMT से 5.5 घंटे आगे है, यानी 5:30, 5.5 घंटे आगे होता है। ठीक है, भारत में केंद्र सरकार के कार्यालयों के खुलने का समय 9 बजे पूर्वाह्न है। तो गांधीनगर के समीप 72 डिग्री 45 मिनट पूर्वी देशांतर पर और पटना के समीप 85 डिग्री पूर्वाह्न देशांतर पर स्थित केंद्र सरकार के कार्यालयों के खुलने का समय क्रमशः 8:21 पूर्वाह्न, ठीक है, और 9:10 पूर्वाह्न होगा। ठीक है, उसके बाद जो क्वेश्चन है, नीचे दिए गए कथनों पर विचार करना है और विकल्प का चयन करना है। पहला आपका दिया है विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान एशिया में स्थित है। ठीक है, दूसरा है आपका विषुवत वृत्त एशिया से होकर गुजरता है। तीसरा है आपका एशिया तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। ठीक है, चौथा दिया है आपका एशिया पूर्वी गोलार्ध में पड़ता है। ठीक है, उसके बाद दिया है आपका जो आपका ऑप्शन है वो दिया है केवल कथन ए सही है। ठीक है, दूसरा ऑप्शन है आपका केवल कथन ए और बी सही है। तीसरा ऑप्शन है विचार करना है और उसका सही विकल्प का चयन करना है। तो क्या है? तो देखिए, पहला ऑप्शन दिया है आपका कि वायु की पतली परत पृथ्वी का अटूट भाग होता है। दूसरा है आपका यह हमें ऐसी वायु प्रदान करती है जिसे हम लोग सांस लेते हैं। ठीक है, तीसरा ऑप्शन है आपका यह हम लोगों को सूर्य की कुछ हानिकारक किरणों से बचाती है। ठीक है, ऑप्शन में दिया है केवल ए सही है, ए और बी सही है। दूसरा ऑप्शन है आपका केवल बी सही है। तीसरा ऑप्शन है आपका केवल सी सही है और चौथा ऑप्शन है आपका ए, बी और सी तीनों सही है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ए, बी और सी तीनों सही है। ठीक है, उसके बाद जो क्वेश्चन है आपका वो है यदि आप गोपा घास के मैदान व हिमनद देखना चाहते हैं, यानी आप गोपा घास के मैदान व हिमनद देखना चाहते हैं तो आपको निम्नलिखित में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश की यात्रा करनी होगी। ठीक है, यानी आपको किस राज्य और किस केंद्र शासित प्रदेश की यात्रा करनी पड़ेगी ये बताना है आपको। ठीक है, अगर आप घास के मैदान और हिमनद देखना चाहते हैं तो पहला ऑप्शन है आपका हिमाचल प्रदेश, दूसरा है आपका जम्मू कश्मीर, तीसरा है आपका लद्दाख और चौथा है आपका असम। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। ठीक है, लद्दाख यानी जो केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख है उसका हमें यात्रा करनी पड़ेगी। वहां पे आपको क्या मिलेगा? गोपा घास के मैदान और हिमनद देखने को मिलेगा। ठीक है, उसके बाद है निम्नलिखित में से कौन सा देश सहारा रेगिस्तान में स्थित नहीं है। ये बताना है कि कौन सा देश सहारा रेगिस्तान में स्थित नहीं है। तो देखिए, पहला अल्जीरिया, दूसरा है आपका माली, तीसरा है आपका नाइजर, चौथा है आपका जोम्बिया। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? जोम्बिया। राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, ये सहारा रेगिस्तान में स्थित नहीं है।
अब देखिए कथन ए और बी को पढ़कर सही विकल्प का चयन करना है। स्टेटमेंट दिया है आपको, यानी कथन जो है वो दिया है आपको, नाइट्रोजन वायुमंडल में सर्वाधिक पाई जाने वाली गैस है। नाइट्रोजन जो है वायुमंडल में सर्वाधिक पाई जाने वाली गैस है, ठीक है। और कथन दिया, कारण दिया है आपका, इसका बढ़ा हुआ आयतन पृथ्वी पर मौसम तथा जलवायु को प्रभावित करता है, ठीक है। तो देखिए क्या होगा आपका, ए और बी दोनों सही है, और बी ऑप्शन है आपका ए और बी दोनों गलत है। तीसरा ऑप्शन है आपका ए सही है किंतु बी गलत है। चौथा ऑप्शन है आपका ए गलत है लेकिन बी सही है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए सही है लेकिन बी गलत है, ठीक है। उसके बाद है लू निम्न में से किस प्रकार की पवन का उदाहरण है। जो लू है, ठीक है, वो किस प्रकार की पवन का उदाहरण ये बताना है। तो देखिए स्थानीय पवन है या मौसमी पवन है या स्थानीय पवने हैं, स्थायी पवन है, सॉरी। पहला ऑप्शन है आपका स्थायी पवने, दूसरा ऑप्शन है आपका मौसमी पवने, तीसरा ऑप्शन है स्थानीय पवने, और डी ऑप्शन है आपका ध्रुवीय पवने। तो क्या होगा आपका राइट आंसर सी, यानी स्थानीय पवने, ठीक है। लू है वो किस प्रकार की पवन है, स्थानीय पवने हैं, ठीक है। अब उसके बाद है आपका निम्नलिखित कथनों ए तथा आर को के आधार पर सही विकल्प का चयन करना है, ठीक है। तो कथन क्या है, पर्वतीय क्षेत्र में बहुत ही कम लोग निवास करते हैं। कारण दिया है तीव्र ढाल वाले पर्वतीय क्षेत्र बसने के लिए प्रतिकूल है। तो आपको देखना है कि इसमें राइट आंसर कौन सा है, ठीक है। तो इसमें देखिए राइट आंसर आपका कौन सा है। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे राइट आंसर आपका हो जाएगा ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या करता है, ठीक है। यहाँ तक आपका ये जो प्रैक्टिस सेट है, ठीक है, प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन है वो आपका कंप्लीट हुआ। अगले नेक्स्ट पार्ट में इससे आगे के क्वेश्चन करवाए जाएंगे। अगर आपको यहाँ तक मेरी वीडियो पसंद है तो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।